दोस्तों नमस्कार। जीएस लाइव विद के में आपका स्वागत है। सीटेट सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस क्रम में सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, जिसमें शिक्षा का शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ है सीखने और सिखाने की क्रिया। मिला के ऐसे कहेंगे कि जो शिक्षा है दोनों को मिला के ये व्यवहार में परिवर्तन लाता है। कैसा? सीखने और सिखाने से व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे शिक्षा कहते हैं। दूसरा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या करता है? उस शिक्षा को जो आपने अभी तक सीखी है उससे आपके व्यवहार में कैसा परिवर्तन हुआ है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। समेकित शब्दों में इसको ऐसे हम कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अंग्रेजी में से साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। यह लैटिन भाषा का एक शब्द है साइकोलॉजी। इसको हिंदी में साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के जो जनक हैं, जिसको मनोविज्ञान के जनक हैं, ये अरस्तु को माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इससे जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है मनोविज्ञान के। तो अमेरिकी विद्वान है जो है, एक हैं विलियम जेम्स और वुंट। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिन्होंने किया था उनका नाम है रुडोल्फ गोयल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला ये कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापित है। ये भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला है। शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है इसको लाने का श्रेय रूसो को जाता है। यहाँ गलती से दूसरों लिख गया है, इसे हम पढ़ेंगे रूसो। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को। और मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो मनोविज्ञान के जनक हैं ये विलियम जेम्स है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ पे मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है, क्योंकि थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मतलब इन्होंने शिक्षा में मनोविज्ञान को क्रमिक रूप से समझाया है। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1889 में स्टेनले हॉल के प्रयास से माना जाता है। वॉटसन और वुडवर्थ कहते हैं कि व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान, ये वॉटसन और वुडवर्थ दो विद्वान हैं, ये मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में मानते हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो उसका मनोविज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्या है, आखिर ये कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले इसका कार्य आता है अधिगम की प्रक्रिया में। इसका सबसे बड़ा काम ही अधिगम की प्रक्रिया में आता है कि सीखने सिखाने के क्रम में हम शिक्षा मनोविज्ञान का कैसे प्रयोग करें कि जो अधिगम है वो उसको हम अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूर्ण कर सकें। इसका दूसरा कार्य है कि पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम के निर्माण में देखते हैं कि जो बालक है उसका सीखने का स्तर क्या है, उसकी आयु क्या है। जिस क्लास का बच्चा होगा, जो उसकी आयु होगा, उसकी आयु के अनुसार ही उसके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा। तभी ऐसा होगा, तभी ये अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करेगा। तीसरा कार्य है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य ये बालक के मानसिक स्वास्थ्य को जो है परीक्षण करता है कि बालक का मानसिक, जिस स्तर का बच्चा है वो उस स्तर के सवालों को हल कर लेता है या नहीं, उस स्तर के जो विषय वस्तु है पाठ्यक्रम को उसमें समझ पाता है कि नहीं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है। तो ये हो गया कि मानसिक स्वास्थ्य का भी परीक्षण करता है। शिक्षण विधियाँ
क्योंकि मनोविज्ञान ही बताता है कि बच्चा किस स्तर का है, उस स्तर के लिए उसके किस प्रकार की शिक्षण विधियों की आवश्यकता है, तो उसके अनुकूल शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये इसका कार्य है, ये मनोविज्ञान बताता है। मापन एवं मूल्यांकन, इस स्तर पे ये बालक के सीखने का जो क्रम है उसके द्वारा सीखी गई विषय वस्तु का मापन और मूल्यांकन करता है कि बच्चे ने जो सीखा, जो उसको सिखाया गया, उसको कितना सीखा, अभी कितने उसमें सुधार की ज़रूरत है, अभी जो सिखाए जाने वाली जो विधियां हैं उसमें परिवर्तन करना है या उसको आगे ही बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत सीखते हैं। विकास, शिक्षा मनोविज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो विकास, वो बालक के जन्म से लेकर उसके विकास की, सीखने और सिखाने की, उसकी वृद्धि एवं विकास की अंतिम अवस्था तक ये उसका अध्ययन करता है कि बालक शैशवावस्था में कैसे कैसे क्रियाएं करता है, फिर बाल्यावस्था में क्या करता है, किशोरावस्था में क्या करता है, ऐसे उसके विकास का संपूर्ण अध्ययन करता है। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करता है कि व्यक्ति अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, कैसा है, तो उसको अपने हिसाब से परिभाषित करता है और इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। अपवादात्मक बालक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार के गुण होते हैं, उनको अपवादात्मक बालक कहते हैं, इनको विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बालकों के साथ हम कैसे अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाएं, कैसे इनके विकास एवं अभिवृद्धि को सुचारू रूप से चला सकें, इसका अध्ययन किया जाता है। निर्देशन एवं परामर्श, ये अगला पॉइंट है। इसके अंतर्गत हम ये सिखाया जाता है कि किस तरह से किस उम्र के बालक को किस समस्या के लिए किस प्रकार का निर्देशन एवं परामर्श दिए जाने की आवश्यकता है। वंशक्रम का अध्ययन, ये अगला पॉइंट है। इसके अंतर्गत ये जाना जाता है कि वंशानुक्रम जो होता है किस प्रकार से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का में शामिल होता है और प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अंतर, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है, कोई दो व्यक्ति समान नहीं होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि इस विभिन्नताओं को ध्यान रखते हुए किस तरह से हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अगला हम देखते हैं कि मनोविज्ञान एवं इसका शिक्षा में योगदान क्या है। इस योगदान को हम विभिन्न जो विद्वान हैं और वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार समझेंगे। सबसे पहले आते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और ये प्रकार्यवाद संप्रदाय एक संप्रदाय है मनोविज्ञान का, इसके जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। आगे आते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे को मनोविज्ञान का जो विकासात्मक सिद्धांत है ये उसके जनक माने जाते हैं। विकासात्मक सिद्धांत, इनके सिद्धांत का ही नाम है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक ये हैं, जिसमें संज्ञानात्मक विकास बच्चा की किस अवस्था में बालक जो है अपनी विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए किस प्रकार से उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है, इसका अध्ययन जीन पियाजे ने बताया। किस उम्र के बालक में किस प्रकार संज्ञानात्मक विकास होता है। आगे बढ़ते हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट को संरचनावाद संप्रदाय के जनक के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में इनके सिद्धांत को जाना जाता है। ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। आगे आते हैं अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा, ये इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ही बताते हैं कि किस तरह से बालक समाज में जन्म लेता है, विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है और समाज से अपने वो कैसे विभिन्न चीज़ों को बोलना, रहना, सीखना सीखता है। और दूसरा इनका है निरीक्षणात्मक अधिगम का महत्व। इन्होंने बताया था कि जो निरीक्षणात्मक अधिगम है इसका महत्व क्या होता है। आगे आते हैं सिगमंड फ्रायड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं
मनोविज्ञान में ये विश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक हैं। ये मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय है जो में ईड ईगो और सुपर ईगो की बात करी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये व्यक्तित्व मापन की जो स्वप्न विश्लेषण विधि है उसका प्रतिपादन किया है कि किसी व्यक्ति को जो स्वप्न आते हैं उसके आधार पर कैसे उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा, उन्होंने ऐसी विधि का प्रतिपादन किया है। आगे हैं जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन को ये है व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं। जे.बी. वाटसन व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। ये वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वातावरण पर बल देते हैं। बताते हैं कि बालक के जो विकास की प्रक्रिया है और वृद्धि की प्रक्रिया है, इसमें वातावरण कैसे अपना प्रभाव छोड़ता है, इस पर बल देते हैं जे.बी. वाटसन। आगे आते हैं कोहलर। ये कोहलर हैं, ये अभी आप अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो कोहलर को पढ़ेंगे। ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जनक हैं कोहलर। इनका जो अधिगम में सिद्धांत पढ़ेंगे उसका नाम है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ये अधिगम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रोबेल आते हैं। ये फ्रोबेल एक किंडरगार्टन, ये एक टाइप का विद्यालय होता है जहाँ पर बच्चे को मतलब स्वतंत्र रूप से सीखने की उस प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ये किंडरगार्टन या बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक हैं। आगे आते हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ये प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं। नीचे हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी। इनकी विधि का इन्हीं के नाम पर नाम पड़ा है कि मॉन्टेसरी विधि, ये इसके प्रतिपादक हैं। H.E. आर्मस्ट्रांग, ये ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक है। ह्यूरिस्टिक यानी इसे खोज विधि भी कहा जाता है, इसके प्रतिपादक है। आगे हम देखते हैं कि बाल विकास की अवधारणा तथा इसका अधिगम में संबंध, अर्थात बाल विकास क्या है और ये अधिगम से कैसे संबंधित है, कैसे इसका प्रभाव अधिगम पे पड़ता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो अभिवृद्धि और विकास, वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है, विकास क्या होता है, इसमें हम अंतर समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अभिवृद्धि को। अभिवृद्धि का संबंध, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है, ये परिणामात्मक होता है। ये परिमाणात्मक परिवर्तनों से होता है। जो अभिवृद्धि होती है परिमाणात्मक होती है, मतलब जैसे इसको देख सकते हैं, माप सकते हैं कि इसको बच्चे का आकार कैसा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो ऊंचाई ये दिखाई देती है, ये मूर्त होता है, हम इसको देख सकते हैं, इसके माप सकते हैं, इसीलिए इसको परिमाणात्मक बोला जाता है। और इसका क्षेत्र सीमित होता है। सीमित होता है मतलब अभिवृद्धि, ये जो वृद्धि होती है ना, एक उम्र तक ही होती है, उसके बाद ये रुक जाती है। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, जहाँ तक बच्चे का जो शारीरिक है विकास होता है, वो वृद्धि होती है, वो होता है। उसके बाद एक उम्र के बाद वो बढ़ना बंद कर देता है। तो ये इसका क्षेत्र सीमित होता है, ये आजीवन नहीं होता है। और ये नीचे लिखा है ना कि इसकी प्रक्रिया आजीवन नहीं होती है और ये वाह्य होती है। वाह्य का मतलब होता है वाह्य जो हम देख सकते हैं, इसको माप सकते हैं। ये हो गया अभिवृद्धि या वृद्धि। दूसरा शब्द आता है विकास। ये थोड़ा सा जो है विस्तृत शब्द है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक, मतलब अब बाहर से जो दिखाई दे, जिसको हम नाप सकें, उसके साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। अभी हम वृद्धि को देख रहे थे कि वो परिमाणात्मक होता है, लेकिन जो विकास है वो परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत अर्थ रखता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जब से बालक जन्म लेता है जब तक वो अपनी जीवन लीला बनाए रखता है, जब तक उसकी समाप्त नहीं होती है तब तक चलता रहता है। ये अनवरत रूप से चलती रहती है और ये आंतरिक प्रक्रिया होती है। मतलब वृद्धि तो एक अवस्था के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है उसका मानसिक विकास हुआ या आध्यात्मिक विकास हुआ, किसी भी प्रकार का विकास जो अमूर्त होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसका संज्ञानात्मक विकास हुआ, ये हर अवस्था में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये निरंतर होता है, चलता रहता है।
तो इसको हम ऐसे देख, शारीरिक प्लस मानसिक विकास इज इक्वल टू विकास। हम इसको बोलेंगे कि ये विकास है। तो ये जो विकास की प्रक्रिया होती है ये विभिन्न चरणों में गुजरती है। तो इसकी ना अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। हम इस अवस्थाओं को समझेंगे कि अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन 4 अवस्थाओं में करते हैं। 4 अवस्थाएं वो कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है शैशवावस्था। इसको माना जाता है कि ये जन्म से 6 वर्ष तक होती है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना जाता है। दूसरी है बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरी होती है किशोरावस्था। ये होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, यानी इसको युवावस्था भी कहते हैं। चौथी होती है प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष से उसके मृत्यु तक। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने इस अवस्था के जो मानक को अलग अलग बताया है, तो अभी हम यहाँ इसको पढ़ेंगे। तो शैशवावस्था होती है, यह काल जो होता है ना, भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल होता है शैशवावस्था, क्योंकि बच्चे के जो भाषा का विकास जहाँ से शुरू होता है शैशवावस्था कहते हैं, वहीं से ही अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने घर में वो जैसे लोगों को बोलते सीखता है, जिस टाइप की उसकी भाषा होती है उसी प्रकार का वो भाषा बोलने सीख जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे की मातृभाषा जिसको बोलते हैं उसका विकास इसी काल में होता है उसकी। और इस अवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो है कि वो दोहराने और अनुकरण की प्रवृत्ति, तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। वो बड़ों को अपने जिस तरह से काम करते देखेगा उस तरह के काम करने की कोशिश करेगा, जो बोलते सुनेगा वही बोल के दोहराने की कोशिश करेगा। तो ये जो अवस्था होती है शैशवावस्था, इसमें ये प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इस अवस्था में इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। ऐसा क्यों? बच्चा अगर शैशवावस्था में चंचल है या बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ों को सीखता है, अनुकरण करता है, तो देख के ऐसे जो भावी जीवन उसका फ्यूचर कैसा होगा लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इस क्षेत्र में माहिर है, इस क्षेत्र में ये अच्छे से कर जाएगा। तो उसके अनुसार से उसको प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था करी जाती है ताकि वो आगे जाके उसमें अच्छा रिजल्ट दे सके। और इस तरह का व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। मूल प्रवृत्तियाँ जो व्यक्ति में जैसे भूख, प्यास, हंसना, रोना, गाना, ये सब मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो उसमें समझ बिल्कुल नहीं होती है। जब उसका मन करेगा रोएगा, गाएगा, जो भी होगा, जो भी काम करेगा उसकी मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। उसमें उसका संज्ञानात्मक जो भाग होता है उसका कोई भी योगदान नहीं होता। और शैशवावस्था का जो सामाजिक लक्षण होता है वो क्या होता है उसको देखते हैं कि शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसका शारीरिक विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। जैसे पहले महीने का बच्चा, दूसरे, तीसरे, ऐसे देखते इतना साल भर में इतना ग्रोथ कर जाता है जितना कि जब 19-20 साल का बालक होता है तो साल भर में उतना उसका विकास नहीं होता है। शिशु सबसे अधिक और सबसे जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है, क्योंकि इस अवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि अनुकरण से सीखना। तो वो जैसे अपने बड़ों को या आस पड़ोस के लोगों को काम करते देखता है उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है और बार बार, क्योंकि उसमें दोहराने की प्रवृत्ति होती है तो वो बहुत अच्छे से और उस काम को सीख जाता है। प्रथम माह का शिशु किसी वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि वो अभी उसमें उतना उसकी विकास नहीं हुआ रहता है कि वो प्रतिक्रिया करे। वो देखे, हंसता भी नहीं है, बुलाने पे कुछ भी नहीं प्रतिक्रिया करता, बस देखता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका बढ़ता जाता है, दूसरे माह में वो आवाज़ पहचानने लगता है कि कोई उसे दूसरी तरफ से बुलाता है तो वो मुड़ के देखने लगता है आवाज़ किधर से आती है। जैसे तृतीय माह में आता है तो अपने माता पिता या अपने घर वालों को पहचानने लगता है कि कौन बुला रहा है, किधर से, कौन है, तो किसके पास जाना है, तो ये पहचानने। चतुर्थ माह में जब वो उसको ना बुलाने पे वो हंसने लगता है। 5वें माह का हो जाता है तो उसको क्रोध आएगा और प्रेम में अंतर करना आ जाता है। वो बात बात में गुस्सा भी कर लेगा, डांट देने पे रोने लगेगा, क्योंकि वो इन संवेगों पे अंतर करना सीख जाता है। 6ठे महीने में परिचितों को पहचानने लगता है, अपरिचितों से दूर भागने लगता है। घर के लोगों को देखते ही तुरंत उनकी गोद में चढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही देखेगा अनजान व्यक्ति या शर्माएगा या डर से भाग जाएगा। इस तरह का विकास अलग अलग माह में उसके होता है। साल भर 2 साल तक उसमें जो है भाषा का विकास
शुरू हो जाता है। मानसिक विकास कैसा होता है शैशवावस्था में? प्रथम माह में क्या करता है, वो भूख व कष्ट का अनुभव होने पर अलग अलग प्रकार से चिल्लाता है। जैसे ही उसे कुछ दर्द होगा या भूख लगी है तो चिल्लाएगा, एक ही तरीके से चिल्लाता है और रोता है। तब लोगों को समझ, अच्छा बच्चा भूखा है, इसे भोजन की ज़रूरत है। दूसरे माह में ध्वनि के प्रति आकर्षित होता है, तो जैसे ही सुनता है किधर से बुला रहे हैं, इधर उधर वो सिर घुमाने लगता है। और चौथे माह में माँ को देखेगा, मुस्कुराने लगता है, तुरंत हाथ पैर फेंकने लगता है। छठे माह में नाम समझना एवं सुनी हुई जो आवाज़ है उसका अनुकरण करने लगता है। छठे माह में जब कोई उसका नाम लेके बुलाता है तो उसको वो समझ जाता है कि ऐसा नाम उसका ही है, और पलट कर उधर देखना या सिर हिलाना, ऐसे सभी प्रतिक्रियाएं करना शुरू देता है। 8वां माह में वो अपनी पसंद का खिलौना, बहुत सारे खिलौने रखे रहेंगे, तो जो उसको पसंद है सबसे ज़्यादा वो उनमें से उसको उठा लेता है, क्योंकि उसमें अंतर करना आ जाता है। 10वें महीने का बच्चा जो होगा उसको वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने, वो किसी भी खिलौने को तोड़ेगा फोड़ेगा, फोड़ फाड़ के सही कर देता है। लेकिन जो प्रथम वर्ष का शिशु 1 साल का जब हो जाता है तो भाषा का विकास यहाँ से शुरू हो जाता है। वो 4 शब्द बोलने लगता है, जैसे पप्पा, मम्मा, मम, ऐसे टाइप का करके वो बोलना शुरू कर देता है। दूसरे वर्ष में वो 200 से 400 शब्द समझने लगता है बोलना, क्योंकि भाषा का जो विकास होता है वो 2 वर्ष में लगभग बच्चे का शुरू हो जाता है ठीक तौर से, और वो 200 से 400 शब्दों को समझने लगता है। तीसरे वर्ष में अपना नाम बता देता है। चतुर्थ वर्ष में जो 4 साल का होता है तो अक्षर लिखने लगता है। अब 5वें वर्ष में वो रंगों को पहचानने लगता है। और हम अब आगे बढ़ते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था का जो उम्र है वो है 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनोखा काल, क्योंकि विकास की दृष्टि से ये बहुत ही जटिल अवस्था होती है बाल्यावस्था। इस काल में जो बच्चा अभी तक तीव्र शैशवावस्था में तीव्र गति से सीख रहा था, तो इस अवस्था में आते आते सीखने की गति मंद हो जाती है। चिंतन और तर्क, क्योंकि जो सीखने की गति थी अभी वो अनुकरण से सीखता था, देख के सीखता था, लेकिन जब बाल्यावस्था में आता है तो उसके अंदर चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास होने लगता है। वो ऐसे किसी को करते हुए काम को देख के नहीं करने लगता, बल्कि उस पर सोचता है, रुकता है, सोचता है कि अच्छा ऐसा काम कर रहे हैं तो हम क्यों करें। पूर्व बाल्यावस्था, इसको 2 भागों में बांटते हैं बाल्यावस्था को। एक है पूर्व बाल्यावस्था और है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था है 6 से 9 वर्ष, इसमें जो है बालक तेजी से बढ़ता है, और उत्तर बाल्यावस्था जो है 9 से 12 वर्ष, ये विकास में अस्थायित्व आ जाता है, मतलब विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। बाल्यावस्था को ही हम स्फूर्ति आयु व गंदी अवस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस अवस्था में चिंतन का विकास, तर्क शक्ति का विकास धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको हालांकि उसमें काम करने की जो है ना, बालक में जिज्ञासा होती है, उसमें उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, वो तर्क करने लगता है, इसीलिए इसको स्फूर्ति आयु या गंदी अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं इसके देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चे में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था में हम देखते हैं कि बच्चों के फ्रेंड सर्किल्स बहुत बड़े हो जाते हैं, वो ज़्यादा टाइम अपने मित्रों के साथ खेलना पसंद करते हैं। उन्हें शैशवावस्था की तरह अकेले खिलौनों के साथ खेलना बिल्कुल नहीं पसंद आता। ये ग्रुप बना के इनके बहुत सारे दोस्त मित्र हो जाते हैं, वो उन्हीं ग्रुप के साथ खेलना पसंद करते हैं। और रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद मिलता है, जैसे वो किसी वस्तु को तोड़ता है, फोड़ता है, फिर उसे बनाने की कोशिश करता है या कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा आनंद आता है। अगली अवस्था है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक होती है। स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को तूफान एवं परेशानी का काल कहा है। इस अवस्था को तूफान एवं परेशानी का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ना विभिन्न प्रकार के जो है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। अचानक से हार्मोन्स का सृजन होने लगता है, तो
तनाव की अवस्था इसको एक प्रकार से कहा जाता है। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जिन बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलता है वो बहुत आगे अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं। जो गलत संगत में पड़ जाते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के अपराधों में संलग्न हो जाते हैं। तो यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। मतलब जटिल का मतलब ये कठिन अवस्था होती है। इस काल में विशेषकर यौन दृष्टि से क्योंकि परिवर्तन होने लगता है, जिसकी वजह से किशोरों के जीवन में तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। क्योंकि हार्मोन्स का जो है इस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो बच्चों में जो है विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है और परिवार और समाज के जो मूल्य मान्यताएं होती हैं, इनके इस अवस्था में जो इनका अपना वो होता है उससे मैच नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ना अपने घर वालों से कटे होने लगते हैं, क्योंकि उनकी बातें बुरी लगती रहे। तो इन्हें अपने दोस्तों की बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो भी इन्हीं के प्रकार के होते हैं और इनकी और उनके दोस्तों की जो समस्याएं होती हैं वो समान होती हैं। तो ये थोड़े से ना बगावत टाइप की प्रवृत्ति हो जाती है कि कोई कुछ इनके विरोध उल्टा बोल दे या जो ये चाहते हैं उसको करने से रोक दे, तो ये तुरंत उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इस अवस्था में जो वृद्धि कल्पना तथा तर्क शक्ति का पर्याप्त, जो बाल्यावस्था में भी धीरे धीरे हो रही थी, यहाँ पे काफ़ी हद तक इसका विकास हो गया होता है। इसमें अस्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है। इसमें अस्थायित्व, इनका जो जीवन का उद्देश्य होता है वो बदलते रहता है। कभी कहेंगे डॉक्टर बनना है, कभी इनको टीचर बनना होता है, कभी वकील बनना होता है। मतलब हर दिन इनकी जो इच्छाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। इसमें स्थायित्व तो नहीं होता और ये समायोजन नहीं कर पाते हैं। जैसे समाज से और जो इनके अंदर तनाव होता रहता है उसको लेके और घर वालों की बातों से ये थोड़ा सा समायोजन करने में दिक्कत फील करते हैं। इसीलिए ये होता है कि तनाव में रहते हैं ज़्यादा। चौथी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में किशोर अवस्था जो होती है धीरे धीरे उसमें दृढ़ता और परिपक्वता आनी चाहिए, मतलब मैच्योरिटी जो है उसकी तरफ ये लोग बढ़ने लगते हैं। वो जो अस्थायित्व था इनके व्यवहार में वो स्थायित्व में बदलने लगता है। इस अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति अपनी जो उसकी बाहरी दुनिया होती है उसमें प्रवेश करके अपने दायित्वों के लिए प्रति जागरूक, या ये अवस्था आते आते ना वो मैच्योर हो जाता है, तो उसको अपनी जिम्मेदारियां समझ में आने लगती है। उसके दायित्व क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके प्रति जागरूक हो जाता है। आज का वीडियो बस यहीं तक। आगे कल के वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास का सिद्धांत। अभी हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। आपका दिन